Hello dear student, my name is नरेंद्र गंगवार. वेलकम इन माय चैनल फिजिक्स आश्रम. और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की. इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें बहुत सारे हम छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे और आने वाले 2 या 3 लेक्चर मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही रहेंगे. ये बेसिकली पहले चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं. इवन नीट और जेई में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की. बेसिकली जैसे एक मैग्नेट जो होता है वो अपने चारों तरफ एक रीजन डेवलप कर देता है, जिसमें कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल बॉडी जब आती है तो उस पर एक फोर्स लगता है. अगर मैग्नेटिक मटेरियल बॉडी जैसे आयरन है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट कर जाएगा. ऐसे ही जो भी चार्ज बॉडीज होती हैं वो भी अपने चारों तरफ एक रीजन डेवलप करती हैं, जिसमें कोई दूसरी चार्ज बॉडी अगर आती है तो क्या होता है, उस पर भी एक फोर्स लगता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. चार्ज स्टैटिक है तो स्टैटिक है तो इसके चारों तरफ एक रीजन डेवलप हो जाएगा, और ये रीजन क्या करने वाला है, ये रीजन दूसरी चार्ज बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करेगा. फोर्स रिपल्सिव होगा या फोर्स अट्रैक्टिव होगा, ये डिपेंड करेगा कि चार्ज की पोलैरिटी क्या है. एज वी नो कि जो सिमिलर चार्ज होते हैं उन पे रिपल्सिव फोर्स लगता है, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं उन पे कैसा लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स. तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की. इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली क्या है, मैंने अभी बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसी भी चार्ज बॉडी के चारों तरफ एक रीजन डेवलप हो जाता है, जिसमें कोई दूसरी चार्ज बॉडी पर क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन. बेसिकली हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है. तो इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो इसका जो डेफिनेशन होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से इनविजिबल फोर्स है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेसिकली एक, यहाँ पर अगर फील्ड की बात करें तो वो फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज बॉडी को जब हम रखते तो वो एक्सपीरियंस करता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इनविजिबल फोर्स फील्ड कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज. इट इज alteration in the space around the charge. It results in the electric force that is felt by the electric charge when placed close to one another. इसका क्या मतलब हुआ, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात यहाँ पर करें कि एक कोई चार्ज बॉडी है, दिस इज अ चार्ज बॉडी, ये एक चार्ज बॉडी है और ये क्यू चार्ज है, इस पे पॉइंट चार्ज है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली दिखाई नहीं देता, इनविजिबल होता है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक रीजन डेवलप हो जाएगा. इस रीजन में अगर कोई दूसरी चार्ज बॉडी लाएंगे तो उस पर क्या लगेगा, उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्यू है और इसके पास में इस रीजन में हम क्या लेके आए, एक दूसरा चार्ज ले आए, दिस इज अ क्यू नॉट, तो इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा. तो इसके चारों तरफ के इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. तो इस रीजन में कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स. अगर यहाँ पर कोई हम निगेटिव चार्ज ले लें, ये कोई निगेटिव चार्ज है यहाँ, तो निगेटिव चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा. तो इसके रीजन में अगर कोई दूसरी चार्ज बॉडी आएगी तो उस पे फोर्स जो है लगेगा ही लगेगा. तो क्यों लगेगा, क्योंकि बेसिकली ये जो चार्ज बॉडी है वो क्या कर रही है, ये जो चार्ज बॉडी है ये क्यू चार्ज है, जिसपे ये चारों तरफ क्या कर रही है, एक रीजन डेवलप कर दे रही है. तो अगर हम कहें कि कोई भी चार्ज बॉडी है वो अपने चारों तरफ एक इनविजिबल रीजन डेवलप कर देती है, जिस रीजन में कोई अगर दूसरी चार्ज बॉडी आएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो हम उसको फोर्स जो है उस पर एक्सपीरियंस होगा. तो उस तरीके से किसी भी चार्ज बॉडी के चारों तरफ के इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जिसमें कोई दूसरी चार्ज बॉडी क्या करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन को एक्सपीरियंस करेगी. अब एग्जैक्टली होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा फार्मूला भी इसका पढ़ लेते हैं.
अगर हम यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका अगर हम डेफिनेशन की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो क्या होता है? इट एक्सपीरियंस द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो बेसिकली अगर हम ये देखें कि ये कोई चार्ज बॉडी है, ये कोई चार्ज है जिसपे क्यू चार्ज है, तो इसका अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। ये एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज force experienced by per unit टेस्ट चार्ज। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका अपना एक डायरेक्शन भी होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी द एफ। तो इस पे ये जो चार्ज है इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट P पर हम डिफाइन करें तो दैट विल बी इज इक्वल्स टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पर यूनिट टेस्ट चार्ज यानी कि पर यूनिट कूलम्ब जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज एट द पॉइंट P। तो अगर हम इसको डिफाइन करें और इसकी वैल्यू को हम निकालें तो इस वाले पर फोर्स कितना लगेगा? जो फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा क्यू नॉट अपॉन कितना होगा? आर स्क्वायर। ये आर डिस्टेंस हो गया। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इनटू कितना आ जाएगा? क्यू नॉट। बेसिकली ये फोर्स की वैल्यू हो गई और ये क्यू नॉट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम किसी पॉइंट चार्ज की बात करें तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीजों पर डिपेंड करेगा। एक तो चार्ज के मैग्नीट्यूड पर कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, और चार्ज से डिस्टेंस कितना, जहां पर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अगर हम इसी को आगे देखें, जैसे सपोज ये चार्ज था प्लस क्यू चार्ज है और इससे हम आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना चाह रहे हैं, आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर जो इस वाले पॉइंट पर हम इसे पॉइंट P मान लें तो इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ चाहे मैग्नेटिक फील्ड हुआ, सभी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ हम जानते ही हैं, जब कोई फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो हम उसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। तो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हुआ, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हुआ, सभी के सभी क्या करते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। अब अगर हम इसके वेक्टर फॉर्म की बात करें, इसका वेक्टर फॉर्म को हम कैसे लिखें, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें तो वेक्टर फॉर्म इसका किस तरीके से लिखेंगे? ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज को डील करेगा। तो E इज इक्वल टू वेक्टर लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। Q अपॉन आर स्क्वायर, ये भी इसमें भी कुछ वेक्टर नहीं है। तो हम यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं एन कैप। एन कैप जो होता है वो किसके डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करेगा? एन कैप क्या है? एन कैप यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर ये यूनिट वेक्टर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसके ग्राफ की बात कर लें कि ग्राफ किस तरीके का आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्टेंस के साथ में ग्राफ कैसे वेरी करता है, तो ये आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ आप जानते ही हैं किस तरीके के ग्राफ आए। ये डिस्टेंस है r और ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होता चला जाएगा?
इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा। तो E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। तो ये हमारा वेरिएशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ में। तो कुछ इस तरीके का इसमें वेरिएशन होता है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब आगे की तरफ बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हम उनका डायरेक्शन प्रेडिक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली देखा जाए एक इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन होता है किसी चार्ज के चारों तरफ फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, अवे होती हैं। मतलब कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और आगे की तरफ एक्सटेंडेड होती चली जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। कैसा होगा बेटा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। वो हमेशा चार्ज से आगे की तरफ एक्ट करेगा, ये कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और जो निगेटिव चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, वो अंदर की तरफ रहेगा, टुवर्ड्स द चार्ज रहेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। अगर हम इसको देखें तो ये अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से क्या करेंगी, बाहर की तरफ एक्ट करेंगी और ये एक्सटेंडेड होती हैं फ्रॉम द चार्ज टू द इंफिनिटी। कहाँ तक एक्सटेंडेड होती हैं, इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है। और अगर हम निगेटिव चार्ज की बात करें, अगर कोई दूसरा चार्ज हमारा नेगेटिव है तो उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जैसे ये निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है। ये कैसा होता है, अंदर की तरफ होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज से कुछ एक डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और अगर कोई निगेटिव चार्ज हुआ, अगर मान लीजिए ये निगेटिव चार्ज है और फिर हम इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम फाइंड आउट करना चाहें तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ लगेगा, इस तरीके से अंदर की तरफ लगेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की तरफ एक्ट करेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ अवे फ्रॉम द चार्ज एक्ट करेगा। तो ये बात होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की। अब अगर हम कुछ एक बात करें यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन की बात हो गई। अब अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉपर्टीज का अगर हम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करें तो प्रॉपर्टीज हमारी क्या होंगी, इसकी बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व होती हैं, इनमें किसी तरीके का कोई कर्व नहीं होता है, मतलब सॉरी कोई ब्रेक नहीं होता है, स्मूथ कर्व होती है। स्मूथ कर्व का क्या मतलब हुआ, स्मूथ कर्व का मतलब हुआ, इससे पहले स्मूथ कर्व की प्रॉपर्टी को समझने से पहले एक चीज और समझेंगे। जैसे सपोज ये इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पर क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखें तो कुछ इस तरीके से डायरेक्शन होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये स्मूथ कर्व है। स्मूथ कर्व का मतलब इसमें कोई भी ब्रेक नहीं है, यहां से यहां तक कोई ब्रेक है नहीं। अगर ब्रेक हो जाएगा तो वो डिसकंटिन्यूटी को शो करेगा और जो डिसकंटिन्यूटी होगी इसका मतलब वहां पर फील्ड अवेलेबल नहीं होगा। आप सोचें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से ऐसे करके चले और फिर ब्रेक हो और ऐसे करके आ जाए, इस तरीके का कोई भी ब्रेक इसमें नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व होती हैं। कैसी होती हैं, कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व होती हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से समझनी होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा क्या करती हैं,
पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं और ये कॉन्टिन्यूअस होती हैं, ये कहीं पर ब्रेक नहीं होंगी। अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? द लाइंस of force start at the positive charge and end at the negative charge. They cannot form closed loop if there is a single charge, then the lines of force will be start or end at the infinity. What do you mean of this? इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज लूप बनाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती हैं? क्लोज लूप बनाएंगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नेचर होता है वो टर्मिनेटिंग नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? टर्मिनेटिंग नेचर। इसका क्या मतलब हुआ? इसको समझते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ये कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाएंगी। पॉजिटिव चार्ज से क्या करेंगी? ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाएंगी। तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न कुछ इस तरीके का होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये कंटिन्यू होगा, आगे की तरफ कंटिन्यू होगा, यहाँ पर ये फील्ड लाइंस यहाँ जाके एंटर कर जाएगी और क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनका नेचर कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है और वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पे जाके क्या हो जाती है? टर्मिनेट हो जाती है। अब अगर आगे की बात करें, जो आगे ये लाइन लिखी हुई है, if there is a single charge then the line of force will be start or the end at the infinity. जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरीके से यहाँ से ओरिजिनेट होंगी और आगे की तरफ बढ़ेंगी। इनका आगे ये कहाँ तक जाएंगी? तो ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड हो सकती हैं। ठीक है, विल स्टार्ट और एंड एट द इन्फिनिटी। और अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो ये कहां से आएंगी? इन्फिनिटी से आएंगी। और किधर आएंगी? चार्ज की तरफ आती चली जाएंगी। कुछ इस तरीके से चार्ज की तरफ आती चली जाएंगी। तो ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। The tangent to the line of force at any point gives the direction of the electric field at that point. The tangent to a line of force any point gives the direction of the electric field at that point. इसका क्या मतलब हुआ? अगर मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं लाइक दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर आप यहां पर, अगर आप इस जगह पर, इस वाले पॉइंट पर आप क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये प्लस का क्यू चार्ज है और ये नेगेटिव क्यू चार्ज है। अब आप इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ये टेंजेंट हो गया, तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो यहाँ पर तो सीधी लाइन हो रही है, सीधी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से किधर होगा? नेगेटिव। अगर यही कर्व है तो आप वही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दिया। तो बेसिकली किसी भी कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो पर्टिकुलर उस वाले पॉइंट पर क्या रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है इसमें है नो टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, इसका यह मतलब हो जाता है कि एक ही पॉइंट पर दो पॉसिबल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के होते हैं, जो कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये इसका कॉज भी दिया हुआ है। If they intersect, then there will be two tangent at the point of intersection, and hence two direction of इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेम पॉइंट, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका क्या मतलब हुआ? चलिए इसके मतलब को जरा हम
फिगर से समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। मान लीजिए 1% की इन्होंने आप इंटरसेक्ट कर दिया, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इनके डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। मान लीजिए ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्या होगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी, एक इधर आ गई और एक इधर आ गई, इधर आ गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन कभी भी नहीं होते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो एक ही पॉइंट पे टू डायरेक्शन होंगे। कैसे डायरेक्शन होंगे, टू डायरेक्शन होंगे, और टू डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, द लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ऑन विच द चार्ज आर इन एक्विलिब्रियम। इस वाली प्रॉपर्टी को समझते हैं, जरा अच्छे से देख लेते हैं। अगर कोई कंडक्टर मान लेते चार्ज है, कोई मटेरियल चार्ज है, सपोज दैट ये चार्ज है, ये चार्ज है, इस पे चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बेसिकली ऐसे करके ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा हमेशा। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर लगेगा। ऐसा किस लिए होता है, इस बात को समझते हैं, ऐसा क्यों होता है। अगर मान लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए ये मान लेते हैं ये एक चार्ज बॉडी है, इस पे चार्ज है। अब अगर मान लीजिए नॉर्मल नहीं है, नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो क्या होगा, नॉर्मली नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, इस तरीके से लग रहा। तो ये अगर हम हॉरिजॉन्टल की अगर देखें यहाँ पर, तो ये कुछ ना कुछ एंगल सब्सटेंड करेगा थीटा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन ये हो गया, तो इधर इसका दूसरा कंपोनेंट एक्ट करेगा। क्या करेगा, दूसरा कंपोनेंट, ये क्या होगा, इधर होगा ई कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा, ये ई साइन थीटा हो गया। अब सरफेस पर एक कंपोनेंट एक्ट कर रहा है, ये सरफेस पे कंपोनेंट एक्ट कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो उस पे चार्ज क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा एक ही डायरेक्शन में, और चार्ज के मूव कर जाने से सरफेस पे क्या हो जाएगा, चार्ज करंट डेवलप हो जाएगा। और ऐसा नहीं होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में करंट, चार्ज करंट डेवलप नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस पर टेंजेंटली एक्ट करता है, किसी पर्टिकुलर एंगल पर एक्ट करता है, तो फिर से समझ लीजिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो सरफेस के अलोंग हो जाएगा, और जब वो सरफेस के अलोंग हो जाएगा तो क्या होगा, उस सरफेस पे चार्ज फ्लो कर जाएगा। और चार्ज विदाउट पोटेंशियल एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता, यानी कि ये ऐसा हो सकता है कि अगर टेंजेंटली एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड तो सरफेस पर एक चार्ज करंट डेवलप हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। If the line of force are not normal to the conductor, the component of the electric field parallel to the surface would cause the electrons to move and would set up a current on the surface, but नो करंट फ्लोज इन द एक्विलिब्रियम कंडीशन। कोई भी करंट ऐसी स्थिति में फ्लो नहीं करती है। तो कभी भी देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज कंडक्टर के टेंजेंटली एक्ट नहीं करती है, हमेशा कैसे करेगी, परपेंडिकुलर एक्ट करेगी। नेक्स्ट क्या है, द रिलेटिव क्लोजनेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो क्लोजनेस है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो क्लोजनेस है वो बेसिकली उसके स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेंथ को। द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स गिव्स अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन। अगर क्लोज है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी, और अगर दूर दूर है तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी, और अगर पैरेलल है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। इस चीज को जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये क्या कहने की बात कर रहा है। जैसे अगर हम देखें कि
कोई एक बॉडी है, ये एक बॉडी है या प्लेट है, इस पे बहुत ज़्यादा चार्ज है, बहुत ज़्यादा चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पे ये नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आगे की तरफ ऐसे करके निकलेंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा पास में, तो इसका ये मतलब हुआ ये बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बहुत स्ट्रांग होगा। अब अगर कोई दूसरी प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इस पे चार्ज कम है, इस पे चार्ज क्या है? कम है। तो इस पे जो चार्ज कम होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी? दूर दूर होगी, ये दूर दूर हो जाएगी। तो ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। किसको करेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। इजंट इट? अब अगर मान लीजिए कि एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, और उसी के पास एक दूसरी प्लेट हमने रख दी, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो इसके बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एकदम पैरेलल हैं, ये इस तरीके से हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी? ये यहाँ पर बेसिकली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कैसा होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब अगर हम बात करें कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स हम देख सकते हैं, जैसे नंबर फर्स्ट, अगर क्वेश्चन है नंबर फर्स्ट ये है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए। क्वेश्चन है एक कि ये एक सिस्टम है दो चार्ज का, जिसका वैल्यू Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? एक चार्ज प्लस होगा, दैट इज द Q1, तो दूसरा भी प्लस होगा, Q2। अब Q1 की मल्टीप्लाई Q2 से करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, जो कि क्या होगी? जो कि ग्रेटर देन 0 होगी। अब ऐसे में क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी, यहाँ पॉजिटिव है, रिपल्सन की वजह से लैटरल प्रेशर एक्सर्ट होगा और इसकी वजह से ये मुड़ जाएंगी, कुछ इस तरीके से ये बैंड कर जाएंगी। रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या हो जाएंगी? बैंड कर जाएंगी, कुछ इस तरीके से ये बैंड कर जाएंगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे पे लैटरल प्रेशर भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देख रहे हैं, ये अगर यहाँ पर हम देखें तो इस रीजन में बेसिकली इस रीजन में कोई भी फील्ड लाइंस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों चार्ज कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। अगर मान लीजिए एक चार्ज पॉजिटिव है, सॉरी, ये अगर हम देखें एक चार्ज अगर नेगेटिव है तो दूसरा भी अगर नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव Q1 की मल्टीप्लाई जब नेगेटिव Q2 से करेंगे तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नहीं? तो ये कैसा आ जाएगा? Q1 इंटू Q2 क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो इस केस में पैटर्न यही रहेगा। तो कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेट करेंगी। इस तरीके से कैसे करेंगी? अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेट करेंगी, लाइक दिस, ये अंदर की तरफ ऐड करेंगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं? एक तरीके से लैटरल प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर दिस पैटर्न। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में वो ये कह रहा है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q1 Q2 लेस देन 0। तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि एक चार्ज Q1 पॉजिटिव होगा और दूसरा चार्ज Q2 क्या होगा? नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा? यहाँ से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगी। तो ये फील्ड पैटर्न हो गया किसकी वजह से? Q1 इंटू Q2 लेस देन 0। अच्छा, डाइपोल की वजह से भी ऐसा ही होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इसी तरीके का होगा। यहाँ पर इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक
लाइक दिस, इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट करा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात होगी Q1 Q2 लेस देन 0। अब मान लेते हैं कि अगर कोई एक पॉजिटिव प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये एक पॉजिटिव प्लेट है, दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट, और इसके ठीक नीचे एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स कैसा होगा? पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट कर जाएंगी, पॉजिटिव से जाएंगी और नेगेटिव पे क्या हो जाएंगी? टर्मिनेट हो जाएंगी। तो इसके लिए कुछ इस तरीके का फील्ड पैटर्न्स हमें देखने को मिल सकता है, इस तरीके से मिलेगा, राइट। तो ये कुछ एक फील्ड पैटर्न थे जो मैंने आपको बताए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो ही आप डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर पाएंगे, और जब आप डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर पाएंगे तभी हम क्या कर पाएंगे? क्वेश्चंस बना पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये बात थी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। बेसिकली आज वाला जो लेक्चर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्ज सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो रहेगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू मल्टीपल चार्ज और अदर सिस्टम की वजह से। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, और इसके जो क्वेश्चंस होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो जब चैप्टर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं इसका जो न्यूमेरिकल्स का जो लेक्चर है वो मैं डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।